नेक्स्ट यूनिट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सबसे पहले टेक्निकल टर्म मैंने आपको बताया, दिस इज एडिशनल कंपाउंड और अडक्ट। So when aqueous solution of two or more salts are subjected to crystallization, then the new compound formed is known as additional compound or adduct. तो अगर आपने किसी aqueous solution में दो salt dissolve करा के उसका crystallization करा दिया, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में एडिशनल कंपाउंड या अडक्ट बोलते हैं। एडिशनल कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सो राइट डाउन एडिशनल कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट के केस में देखो, those additional compounds which retains their identity in solid state but not in aqueous solution, write down those additional compounds, those additional compounds which retains their identity, retains their identity in solid state but loses their identity in aqueous solution, but loses their identity in aqueous solution, loses their identity in aqueous solution, loses their identity in aqueous solution and completely ionized in their ions and loses their identity in aqueous solution and completely converts into their ions, converts into their ions, ठीक है। मतलब ऐसे एडिशनल कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रख पाते हैं, बट एक्वस सॉल्यूशन में इनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है और ये फाइनली अपने आयंस में ब्रेक कर जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ आपको। लेट्स से हमने एक सॉल्ट लिया पोटेशियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, दूसरा सॉल्ट लिया हमने मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये भी एक्वस फॉर्म में, एंड सम वाटर, और इसका क्रिस्टलाइजेशन कराया। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से यहाँ पे एक अडक्ट फॉर्म हुआ KCl.MgCl2.6H2O, इसको हम लोग कार्नेलाइट बोलते हैं। ये हमारा एक एडिशनल कंपाउंड हुआ। तो हमारे पास जो कार्नेलाइट बना दैट इज KCl.MgCl2.6H2O। तो अगर आपने इसको एक्वस मीडियम में ऐड करा तो ये देखो K प्लस आयन Mg2 प्लस आयन और Cl माइनस आयन में ब्रेक कर जा रहा है। तो सॉलिड स्टेट में तो देखो ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है, बट एक्वस सॉल्यूशन में आइडेंटिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज अ डबल सॉल्ट। अब इसी सीरीज के और एग्जांपल लिखने हैं तो जैसे एलम को अगर आप वाटर में डालोगे तो ये K प्लस Al3 प्लस और सल्फेट आयन में ब्रेक कर जाएगा। मोर सॉल्ट दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो, उसको वाटर में ऐड करेंगे तो अमोनियम आयन, सल्फेट आयन और Fe2 प्लस आयन क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब अपनी आइडेंटिटी क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में तो रखते हैं या सॉलिड स्टेट में तो मेंटेन रखते हैं, बट एक्वस सॉल्यूशन में इनकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। दूसरे टाइप का जो एडिशनल कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो ऐसे डबल सॉल्ट होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस मीडियम और सॉलिड स्टेट दोनों में रिटेन रखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को लिखिए। these additional compounds these additional compounds retains their identity these additional compound retains their identity both in solid state as well as in aqueous medium, both in solid state as well as in aqueous medium। तो ऐसे एडिशनल कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट और एक्वस मीडियम दोनों में मेंटेन रखते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगर इसका एग्जांपल लिखें तो सपोज करो हमने एक सॉल्ट लिया KCl
दूसरा सॉल्ट लिया लेट से FeCN होल ट्वाइस, हमने 4KCN लिया एक्वस फॉर्म में, और एक FeCN होल ट्वाइस लिया एक्वस फॉर्म में, और इसका क्रिस्टलाइजेशन कराया। तो उसके क्रिस्टलाइजेशन से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना K4FeCN6। इसको आपने फिर से एक्वस मीडियम में ऐड किया तो उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आप समझ गए ना, KCN और FeCN होल ट्वाइस की रिएक्शन से क्रिस्टलाइजेशन हुआ, तो इससे एक एडिशनल कंपाउंड बनाया K4FeCN6। एक्वस मीडियम में ले गया तो इट हैज लूजेस इनटू इट्स आयन K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यहाँ पे जो K4FeCN6 बना है इसमें देखो आयरन +2 फॉर्म में प्रेजेंट है, बट ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में पॉजिटिव टेस्ट नहीं परफॉर्म करेगा। इससे पता चल रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक्वस मीडियम में भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पा रहा है। सम अदर एग्जांपल्स विल सी, तो हम लोगों ने मेटलर्जी और क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हुए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के, लाइक KAgCl होल ट्वाइस, CuSCl होल 4SO4, K2HCl4, कोबाल्ट का अमोनिया से कॉम्प्लेक्स NiCO4, दीज आर और कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, जो कि हम लोग अलग अलग यूनिट्स में पढ़े हुए। अभी इनके डिटेल प्रोसेसिंग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करनी होती है तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म मैंने लिखा है आपको लिगेंड। तो लिगेंड के केस में मैंने बताया कि एक ऐसे टर्म है जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो राइट डाउन दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच, these are electron rich species which can donate a lone pair of electron to metal atom, which can donate a lone pair of electron to metal atom, which can donate a lone pair of electron to metal atom और आयन। डिपेंड करता है, मेटल एटम भी हो सकता है, मेटल आयन भी हो सकता है। तो कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम और आयन, मेटल एटम और आयन। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से सोचो तो आपने ये टर्म अब तीसरी बार पढ़ रहे हो। जब लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो एक टर्म लिखा था लुईस बेस, जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। फिर आपने ऑर्गेनिक में एक टर्म पढ़ा न्यूक्लियोफाइल, वो भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। और अभी तीसरा टर्म लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनकॉर्पोरेट किया विच इज लिगैंड, ये भी एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस वेरी क्लियरली। लोन पे डोनेट करने की वजह से तो सारे टर्म सेम है, बट किसको डोनेट कर रहे हैं इससे फर्क पड़ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू H प्लस, ठीक है, तो उसको हम लोग टेक्निकल टर्म बोलते हैं लुईस बेस। अगर डिफरेंस समझना है तो दिस इज रिफर्ड एज लुईस बेस। अगर यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कार्बन या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम को डोनेट करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल एटम या आयन को डोनेट करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइगैंड। समझ आ गया ना आपको। तो अगर हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट करेंगे तो लुईस बेस, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम को डोनेट करने लग जाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल या आयन को डोनेट करें तो लिगैंड। ठीक है, अब हमारे लिगेंड्स जो है उनको अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले लिगेंड्स जो है वो बेस्ड ऑन देयर चार्ज क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, एनायनिक, न्यूट्रल एंड कैटायनिक। अब देखो यहाँ से आपको डिफरेंस समझ आएगा। अगर आप न्यूक्लियोफाइल्स और लुईस बेस के केस में चेक करेंगे तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली कैटायनिक फॉर्म नहीं डील करते, बट लिगेंड्स के केस में तीनों केस डील किए जाते हैं। तो अपने पॉइंट में लिखो लिगेंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ligands of ligands are of 3 types based on their charge, based on their charge। सबसे पहली कैटेगरी होती है एनायनिक। एनायनिक मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। सबसे कॉमन टाइप के लिगेंड्स यही है Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, Cn माइनस, ठीक है ना, SO4 2 माइनस, ऑक्सलेट एंड C2O4 2 माइनस एक्सेट्रा।
ये सब हमारे एनायनिक लिगेंड्स हो गए। Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, Cn माइनस, SO4 2 माइनस, ऑक्सीडेट एंड एक्सेट्रा, सब एनायनिक लिगेंड हुआ। दूसरी कैटेगरी होती है न्यूट्रल लिगेंड्स की। न्यूट्रल लिगेंड्स के केस में जैसे वाटर है, अमोनिया है, मिथाइल एमाइड लिख सकते हैं CH3NH2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। वाटर, अमोनिया, मिथाइल एमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब हमारे न्यूट्रल कैटेगरी के लिगेंड हो गए। तीसरी कैटेगरी जो होती है दिस इज कैटायनिक। कैटायनिक लिगेंड्स मींस दे हैव पॉजिटिव चार्ज। उस कैटेगरी में जो सबसे कॉमन लिगेंड है दैट इज NO+। आपको ब्राउनिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन याद होगा, तो हम लोग FeH2O5NOSO4 बनाते थे, उसमें जो NO लिगेंड होता था दैट वाज NO+, उसमें आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +1 था। दूसरा एग्जांपल लिखना है तो जैसे NH2 NH3+, ये आपके कैटायनिक लिगेंड होगा। ठीक है, ligands are of following types based on their donation of number of electron pairs to central atom। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं या जिस तरह से डोनेट करते हैं उसके बेसिस पे लिगेंड्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप हम लोग लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब एक ऐसा लिगेंड जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को। सो राइट डाउन, such ligands donates a single electron pair to central metal atom। such ligands donates such ligands donates such ligands donates a single electron pair to central atom, या केयरफुली लिखना है तो सेंट्रल मेटल एटम। कंफ्यूज नहीं होना है, वो बार बार मेटल और आयन नहीं लिखना है, वो आप समझ लेना, कभी आयन भी हो सकता है, कभी मेटल हो सकता है, कभी मेटल एटम हो सकता है और कभी मेटल आयन हो सकता है, बोथ आर द पॉसिबिलिटीज। तो सच लिगेंड डोनेट्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो जैसे इस कैटेगरी में सबसे पहले एग्जांपल्स अगर लिखना है तो क्लोराइड आयन, क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, सब इसी कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं। अगर आपको एग्जांपल्स लिखना है इस कैटेगरी में तो दिस इज क्लोराइड आयन। मतलब ये नहीं देखना होता है कि लोन पेयर कितने हैं, जैसे Cl के पास अगर चेक करोगे तो लोन पेयर तो 4 है, बट ये डोनेट एक ही कर पाएगा एक बार में। वाटर के पास लोन पेयर 2 है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं चेक करना है, कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है ये चेक करना है। सो लोन पेयर विद Cl माइनस इज 4, वाटर के साथ 2 लोन पेयर है ना। अभी जैसे अमोनिया देखेंगे तो एक ही लोन पेयर है, तो कितने लोन पेयर है इससे मतलब नहीं है, कितने डोनेट करेगा इससे मतलब है। तो अगर कोई एक लिगेंड अपने सेंट्रल एटम को जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग, उससे डेंसिटी डिसाइड करी जाती है। तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड हुआ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। इसी कैटेगरी में जैसे अगला एग्जांपल देखो सल्फेट आयन, SO4 2 माइनस, दिस इज आल्सो मोनोडेंटेट लिगेंड। समझ में आई बात। तो ये सब हमारी कैटेगरी जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड की है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अगला एग्जांपल जैसे लिखना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिख सकते हो, सब मोनोडेंटेट लिगेंड। दीस ऑल लिगेंड्स डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ सेंट्रल एटम, मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, Cn माइनस, आप कितने भी एग्जांपल लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, वो उसका कोई एंड नहीं है। लॉजिक सिर्फ इतना है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट लिगेंड। अब दो का केस बताता हूँ तो आपको समझ आएगा, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो अगर बाइडेंटेट लिगेंड लिखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो अगला केस लिखिए बाइडेंटेट लिगेंड। राइट ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन केस, इट इज बाइडेंटेट लिगेंड। सो बाइडेंटेट लिगेंड क्या हुआ, सच लिगेंड डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेम सेंट्रल एटम। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेम सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल मेटल एटम चेंज कर दिया, एक लोन पेयर एक सेंट्रल एटम को, दूसरा लोन पेयर दूसरे सेंट्रल एटम को, तो उसको बाइडेंटेट नहीं बोलते। बाइडेंटेट उसको बोलेंगे जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा। जैसे इसका टिपिकल एग्जांपल मैंने बताया ऑक्सलेट आयन, एथिलीन डाइमाइन। तो उसको देखो चेक करने का तरीका ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली साइट है उससे आप सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करो। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, एक इधर से डोनेट करा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गए। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो रिंग साइज है वो 5 मेंबर हो रहा है।
एंड यू ऑल नो दैट 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग्स आर स्टेबल। तो अगर ये डोनेट करने के बाद रिंग साइज 5 मेंबर और 6 मेंबर बन रहा होगा तो इसका मतलब इट कैन बी अ बाइडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे जैसे यहाँ दूसरा एग्जांपल लिखे हमने एथिलीन डाइमाइन। तो एथिलीन डाइमाइन में भी देखो नाइट्रोजन डोनर है, सो इट इज NH2 CH2 CH2 NH2। तो अगर यहाँ पे भी देखो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कराएंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद जो रिंग साइज होगा वो यहाँ पे भी 5 मेंबर बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी बाइडेंटेट लिगेंड की फीचर पॉसिबल है। तो अगर ये हमारे पास एक मेटल एटम या आयन है, तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिंग साइज फिर से 1 2 3 4 5 मेंबर बन रहा है। ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। अब जैसे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है स्पेशली स्कूल लेवल पे। एग्जाम्पल इज कि हमारे पास सल्फेट आयन है SO42-। यहाँ पे भी देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है। वी हैव 2 ऑक्सीजन विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। जब किसी के कंपैरिजन में ऑक्सीडेट आयन लिखा जाए C2O42-, तो उसमें भी देखो 2 ऑक्सीजन डोनर है, बट ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो पूछा जाता है ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है सल्फेट और ऑक्सीडेट आयन को कंपैरिजन करने का। तो सल्फेट आयन मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, ऑक्सीडेट आयन बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो आपको जब भी कभी ये प्रूव करना होगा कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड और ये बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, तो आप क्या करो, दोनों डोनेशन साइड से लोन पे डोनेट करके रिंग साइज चेक कर लो। यहाँ देखो सल्फेट आयन के केस में 4 मेंबर रिंग बन रही है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल होगी। इसका मतलब सल्फेट आयन मोनोडेंटेट लिगेंड ही होगा, ये कभी भी बाइडेंटेट लिगेंड नहीं हो सकता है। क्लियर। अब इसी केस में देखो अगर और आपको एग्जांपल बताऊं, तो अभी जैसे दोनों डोनेशन साइड सेम है, अभी अगर इसके और एग्जांपल्स लिखने हो इसी कैटेगरी के, तो वी कैन राइट डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, आपको निकल के टेस्ट में बताया था। या हम लोग ग्लाइसिन लिख सकते हैं, अमाइनो एसिड ग्लाइसिनेटो, दैट इज ग्लाइसिन इज आल्सो एन बाइडेंटेट लिगेंड। तो अगर इसका दूसरा एग्जांपल लिखें, जैसे अगले और आगे के एग्जांपल इसी कैटेगरी में ऐड करें, दिस इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के केस में क्या होता है, एक डोनेशन साइड नाइट्रोजन की होती है और एक डोनेशन साइड ऑक्सीजन की होती है। सो दिस इज द केस, यहाँ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर यहाँ सेंट्रल मेटल एटम Mn+ मान लें, तो एक लोन पेयर इधर से डोनेट करेंगे, इधर से डोनेट करेंगे। और आप फिर से देखो रिंग साइज चेक कर लो, सो इट इज 1 2 3 4 5। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। तो आप बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर ले जाओगे। पहले आपको देखना है कितनी साइट ऑफ डोनेशन है, और फिर उससे इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट कराने के बाद देखना है कि अगर रिंग साइज 5 मेंबर या 6 मेंबर बनेगा, तो ही उसे हम लोग अगली डेंसिटी पे शिफ्ट करते हैं। इसी वजह से एक और एग्जांपल लिखें, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड में भी बताया था ये सेंट्रल एटम अपना क्या नाइट्रोजन निकल को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर निकल के एग्जांपल से इस चीज को लिख लें, तो C≡NO-, then C≡NOH, और ये 2 CH3 है। दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। यहाँ देखो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को, और यहाँ से भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को। यू कैन अगेन सी दैट इट इज 5 मेंबर रिंग, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। तो दोनों नाइट्रोजन डोनर है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, ये भी आपका बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ऐसे ही ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, बहुत सारे टाइप के ऑप्शन होते हैं। तो उसमें एक दो एग्जांपल और लिख लीजिए, बस अब डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे एग्जांपल लिख रहा हूँ। अब अगर आपको जैसे फर्दर एग्जांपल्स लिखते हो डोनेशन साइट्स को लेके, तो उसमें देखो सबसे कॉमन जो पूछा जाता है वो होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो बीच के केस में नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा, आप सीधे हेक्साडेंटेट लिगेंड लिख लो, क्योंकि कॉमनली इसी पे क्वेश्चन आता है। सो अगला एग्जांपल लिख रहे हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। मतलब समझ गए, हेक्साडेंटेट लिगेंड मतलब ये एट ए टाइम 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, वही याद कर लेना, दिस इज EDTA। हेक्साडेंटेट लिगेंड इज EDTA।
फोर माइनस भी लिख देते हैं कई बार, या सिंपली EDTA भी लिख देते हैं। तो नाम लिखना है तो दिस इज इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस पर क्वेश्चन आता है। तो इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। इट इज NCH2CH2N, और दोनों नाइट्रेट से दो दो एसीटेट चेन जुड़ी होती है। सो CH2COO माइनस, दिस इज CH2COO माइनस, this is also CH2COO minus, and the same thing over here. This is ethylene diamine टेट्राएसीटेट, EDTA बोलते हैं इसको शॉर्ट पे। फोर माइनस के वो आप चार्ज देख के समझ सकते हो। यहाँ पे 6 डोनेशन साइट है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा नाइट्रोजन और छठा नाइट्रोजन। टोटल 6 डोनेशन साइट होती है इसमें, जिसमें ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऐसी 4 साइट है, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ डोनेट कर रहा है, ऐसी 2 साइट है। So this is hexadentate ligand carrying 6 donation sites. ठीक है, टू सेम सेंट्रल एटम। Important is this, two same central atom. EDTA is ethylene diamine tetraacetate। स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए ड्रॉ करा। इसमें टोटल 6 डोनेशन साइट है, 2 नाइट्रोजन डोनेशन साइट है और 4 ऑक्सीजन डोनेशन साइट है। ये एट ए टाइम 6 लोन पेयर डोनेट करेगा एक ही सेंट्रल एटम को। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन की डोनेशन साइट है और 2 नाइट्रोजन की डोनेशन साइट है। ये आपका EDTA का स्ट्रक्चर है। इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। एक एग्जांपल है, ठीक से याद रखना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया मैंने 2013 के एडवांस का क्वेश्चन है ये। EDTA 4 minus is ethylene diamine tetraacetate, and the total number of nitrogen cobalt oxygen bond angles in cobalt EDTA minus complex ion, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो इसका मतलब यहाँ कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो वो उतना रेलेवेंट नहीं है। आपको नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स बताने हैं नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड्स। तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो इफ यू सी, अब ऑल्दो 3D स्ट्रक्चर है इसलिए थोड़ा विजुलाइज करना मुश्किल है, बट अगर आप सिंपल तरीके से समझो तो कोई भी एक नाइट्रोजन को, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे नाइट्रोजन और सारे ऑक्सीजन थ्रू कोबाल्ट कनेक्टेड है, क्योंकि हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो आपको सिंपली क्या समझना है कि नाइट्रोजन, कोई भी एक नाइट्रोजन पकड़ोगे तो उसका एक नाइट्रोजन और चारों ऑक्सीजन के साथ एक एक एंगल बनेगा। फिर यही काम दूसरी नाइट्रोजन के साथ करो, इस नाइट्रोजन लेंगे तो इसका भी चारों ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट बॉन्ड क्रिएट होगा, तो टोटल 8 बॉन्ड एंगल बनेंगे। एक नाइट्रोजन मेटल के थ्रू चारों ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, दूसरी नाइट्रोजन भी मेटल के थ्रू चारों ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स जो बनेंगे दैट विल बी 8। समझ गए? यस सर। उसके बाद अगला केस देखो, अगर इसी में लिखे तो एक और टाइप ऑफ लिगेंड डिफाइन करते हैं। तो मैंने मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, ऐसे करके करके बहुत सारे हो सकते हैं। हेक्साडेंटेट सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसको अलग से बता दिया। लॉजिक आप समझ गए कि एक टाइप पे लिगेंड जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा उससे उसकी डेंसिटी डिफाइन करते हैं। अब यहीं पे एक और टर्म यूज करते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अगला केस लिखना है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिसमें 2 डोनेशन साइट होती है, बट ये एट ए टाइम किसी एक ही डोनेशन साइट से डोनेट करता है। ठीक है, तो मेंशन इट, राइट डाउन। इन सच टाइप ऑफ लिगेंड, in such type of ligand there are two different donation sites, there are two different donation sites, there are two different donation sites, but at a time, but at a time
it donates, but at a time it donates lone pair of electron from any of one side to central metal atom or ion. To central metal atom or ion. So in such type of ligand, there are two different donation sites, but at a time it donates lone pair of electron from any one of side donates from any one of the side टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन. किसी एक साइड से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड. तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसके बाद दो साइड होंगी लोन पेयर डोनेट करने की, बट ये एट ए टाइम एक ही जगह से डोनेट करता है, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स. अब जैसे देखो इस कैटेगरी का एग्जांपल लिखें तो इस कैटेगरी में आता है साइनाइड आयन Cn-. अब देखो Cn- अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो Cn- में देखो कार्बन के पास भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर डोनेट होता है, प्रेजेंट होता है, बट ये या तो लोन पेयर कार्बन से डोनेट करेगा या नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, दोनों से नहीं कर सकता. मतलब या तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा K4FeCN6 टाइप जिसमें कार्बन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, या फिर ये बनाएगा K4FeNC6. तो उसके पास एक्चुअली में दो डोनेशन साइट्स हैं. इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, but at a time it will donate lone pair of electron either from carbon or from nitrogen, not from both. तो ये बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, ये कैटेगरी मोनोडेंटेड की होगी, बट दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से कोई भी एक डोनेट कर सकता है, इसलिए दो अलग अलग साइट है इसके बाद डोनेट करने के लिए. सिमिलरली जैसे मान लो हम लोग NO2- लिखें, so when we write NO2- तो देखो इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है. यहाँ पे देखो एक डोनेशन साइट ये है और एक डोनेशन साइट ये है, तो दो डिफरेंट डोनेशन साइट्स है, बट कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम ये दोनों साइड से लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, किसी एक साइड से डोनेट करेगा. लॉजिक समझ में आया? इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी वन ऑफ साइड. जैसे अगर एग्जांपल में लिखता हूँ तो CONO2 6 लिखा हमने, तो अब ये नाइट्रोजन की साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है 3-, या इसका दूसरा फॉर्म बनेगा तो इसमें COONO, देखो ऑक्सीजन साइड से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स बन गया. तो दे आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, बट एट ए टाइम इट विल डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी वन ऑफ साइड. तो ऐसे केस को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड. ठीक है. इसके बाद एक और कैटेगरी फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड. तो ब्रिजिंग लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जो एट ए टाइम दो लोन पेयर डोनेट करेगा, बट दो डिफरेंट सेंट्रल एटम को. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दो डिफरेंट सेंट्रल एटम को. अभी तक सेम सेंट्रल एटम का केस था, तो यहाँ पे लिखो such ligands can donate two lone pair of electron. Such ligands can donate two lone pair of electrons such ligands can donate two lone pair of electrons, but to two different central atoms. But to two different central metal atoms or ions. तो मतलब ये दो लोन पेयर डोनेट करेंगे, लेकिन इसको बाइडेंटेड नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दो लोन पेयर दो अलग अलग सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहे हैं, तो दोनों सेंट्रल एटम के लिए मोनोडेंटेड ही है. तो टू डिफरेंट सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ऐसे केस में बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड. जैसे एग्जांपल समझना उसका, तो लेट्स से हमने कोबाल्ट सेंट्रल एटम लिया और यहाँ हमारे पास ऑक्साइड आयन है, लेट्स से O2-. तो उसने एक लोन पेयर इस कोबाल्ट को डोनेट किया और एक लोन पेयर इस कोबाल्ट को डोनेट किया हुआ, ये ब्रिजिंग लिगेंड हो गया. दूसरा एग्जांपल लिया जैसे में NH2-. तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बॉन्डिंग पे चले गए और एक माइनस चार्ज आ गया,
तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं हमारे पास। तो वो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में हेल्प करेंगे। एक लोन पेयर हमने इसको कोबाल्ट को डोनेट किया हुआ है, और एक लोन पेयर देखो इसको कोबाल्ट को डोनेट किया। तो 2 लोन पेयर है इसके पास, दोनों से दोनों अलग अलग सेंट्रल एटम को डोनेट कर रखे हैं, और बाकी 4 लिगेंड अमोनिया के हैं। तो लिगेंड अमोनिया तो मोनोडेंटेट है, यहाँ सारे लिगेंड्स देखो मोनोडेंटेट ही है। ये जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें जो ऑक्साइड आयन है और जो NH2 माइनस है वो ब्रिजिंग लिगेंड है। समझ में आया? यहाँ पे ऑक्साइड आयन एंड NH2 माइनस आर ब्रिजिंग लिगेंड्स, क्योंकि वो दोनों देखो 2 अलग अलग कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो हियर ऑक्साइड आयन एंड नाइट्राइड अमाइड आयन आर ब्रिजिंग लिगेंड्स। समझ आया कॉन्सेप्ट? इनको बाइडेंटेट लिगेंड ही बोलेंगे। ऑक्साइड आयन और नाइट्राइड आयन अमाइड आयन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, बट 2 अलग अलग सेंट्रल एटम को डोनेट करे हुए, दैट्स व्हाई दे आर ब्रिजिंग लिगेंड्स। सो नेक्स्ट हम लिखिए सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सो राइट डाउन, it is a metal atom or ion which can accept a lone pair of electron. It is a metal atom or ion which can accept a lone pair of electron from ligand. तो कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की स्टेट में होना चाहिए। तो इट इज अ मेटल एटम और आयन व्हिच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलेंगे, शॉर्टकट पे CMA लिख देते हैं कई बार। अब ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन मिलता है वो मोस्टली एक ट्रांजिशन मेटल होता है। ठीक है, बट ऐसा ज़्यादातर केस में होता है, सारे केस में नहीं होता। देयर आर मैनी कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, बट मेजॉरिटी केस में ऐसा होता है। तो पहले हमें वो कंडीशन सीखनी पड़ेगी कि कोई भी मेटल एटम या आयन को हम सेंट्रल मेटल एटम कब बोल पाएंगे। तो आप पहली कंडीशन में ये लिखिए, conditions for a central metal atom। अब देखो आपको लॉजिक पता है कि हमारी कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, कि वो समहाउ एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसा कब हो पाएगा? जब इस सेंट्रल एटम के पास कम से कम वैकेंट ऑर्बिटल हो। दूसरी बात, इसका साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी होगी, और चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी होगी। तो ये बेटर सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, तो हमने कंडीशन फॉर सेंट्रल मेटल एटम लिखा हुआ है। तो पहली कंडीशन हुई, इट शुड हैव vacant orbital, it should have vacant orbital, it should have vacant orbital, दूसरी कंडीशन में लिखना है साइज शुड बी स्मॉलर, और तीसरी कंडीशन में लिखनी है चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी हाई। तो कोई भी मेटल एटम जिसका पास वैकेंट ऑर्बिटल, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, साइज छोटा हो और चार्ज ज़्यादा हो, तो वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है। क्योंकि बेसिक टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। सो इट शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, साइज शुड बी स्मॉल एंड चार्ज शुड बी हाई। ठीक है, अब ये कंडीशन सबसे आसानी से ट्रांजिशन मेटल्स के केस में फुलफिल होती है, इसलिए ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल एटम ट्रांजिशन मेटल होते हैं। तो इस पॉइंट को लिखिए, above conditions are above conditions are easily fulfilled by above conditions are easily fulfilled by transition metals
easily fulfilled by transition metals. ट्रांजिशन मेटल का मतलब समझ रहे हो? All D block except zinc, cadmium, mercury. All D block elements except zinc, cadmium, and mercury. So all conditions are easily fulfilled by transition metals. Hence, in most of the coordination compound, central metal atom is transition metal. Hence, in most of the coordination compound, central metal atom is a transition metal. Hence, in most of the coordination compound, central metal atom is a transition metal. तो आप देखो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस मैंने आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिखाए थे. आप ध्यान से देखो तो रियलाइज कि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस के सेंट्रल एटम्स जो है वो एक ट्रांजिशन मेटल है. आपको इस कैटेगरी के एग्जांपल्स लिखने हैं तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए. तो एग्जांपल्स में देखो K4FeCN6, K3FeCN6, इसके बाद KAgCN होल ट्वाइस, इसके बाद AgNH3 होल ट्वाइस Cl, निकेल डाइमेथाइल डाइऑक्साइड, ठीक है. इसके बाद कॉपर के साथ कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट. आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि सारे ट्रांजिशन मेटल ही हो. अभी बहुत सारे ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है. तो उस केस के भी एग्जांपल्स लिख देता हूँ. अगला केस लिख लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम नॉन ट्रांजिशन मेटल. वो एग्जांपल लिख रहा हूँ जिनमें सेंट्रल मेटल एटम ट्रांजिशन मेटल होता ही नहीं है. तो इसका सबसे पहला एग्जांपल लिखो LiH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इसका सेंट्रल मेटल एटम देखो एल्यूमिनियम है. दूसरा एग्जांपल लिखे NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड. मेटल एटम देखो उसमें बोरॉन है. इसके बाद अगला एग्जांपल लिखे K2HgI4, सेंट्रल मेटल एटम मरकरी है. ZnNH3 होल 4SO4. सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे देखो जिंक है, ठीक है. इसके बाद देखो कुछ टिपिकल कंपाउंड होते हैं जैसे क्लोरोफिल. जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसका सेंट्रल मेटल एटम होता है मैग्नीशियम. क्लोरोफिल सेंट्रल मेटल एटम इज मैग्नीशियम, ठीक है. ठीक है. ट्रांजिशन मेटल कैटेगरी में देखेंगे तो हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम आयरन होता है. विटामिन B12 के लिए सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है. यहाँ देखो क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम है. तो दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, बट ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस के जो सेंट्रल एटम होते हैं वो हमारे ट्रांजिशन मेटल ही होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर. सो राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. Oxidation number of central metal atom is referred as
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आपसे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो हम उसके सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रिपोर्ट कर देते हैं। So oxidation number of central metal atom is referred as oxidation number of coordination compound. तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर उसके सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर ही होता है, उसी से आपको इसको रिपोर्ट करना है। इसका अगला टर्म यहाँ पे जो यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट हम लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए हुए हैं। So write down it is number of lone pair of electrons. It is number of lone pair of electrons. It is number of lone pair of electrons accepted by central atom from the ligands in a coordination compound. Accepted by central metal atom from ligands in a coordination compound. तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम ने जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा, ध्यान रखना ये नंबर ऑफ लिगेंड्स के इक्वल नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। मतलब वो एक लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसके ऊपर ये बात डिपेंडेंट होगी। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, मतलब उस सेंट्रल मेटल एटम की जितनी डेंसिटी है उससे ये डिसाइड होगा कि वो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए हो। जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में जितने लोन पेयर हैं उतने जितने लिगेंड्स हैं उतने ही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बट बाइडेंटेट लिगेंड्स के केस में ऐसा नहीं होगा। तो जैसे अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो K4FeCN6 के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि Cn माइनस क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। बट अगर बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड ऐसे करके अलग अलग केस होंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बदलता चला जाएगा। ये लिगेंड दो से ज्यादा लोन पेयर, 2 3 4 5 ऐसे लोन पेयर डोनेट करता जाएगा तो इन दैट केस आपका जो व्हाट यू से नंबर ऑफ लोन पेयर हैं वो बदलते चले जाएंगे। तो जैसे अगर हम एग्जांपल्स में लिखें इसको, तो K4FeCN6 अगर आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे 6 लिगेंड है और 6 के 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो इन केस ऑफ K4FeCN6 coordination number will be 6. Coordination number will be 6. ठीक है, अगला एग्जांपल लिया जैसे हमने COEN होल थ्राइस 3+। अब देखो EN जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। 3 मत लिख दिएगा गलती से भी। हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू 2, क्योंकि इथिलीन डाइमाइन जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 लिगेंड है इंटू 2 करा, सो 3 लिगेंड बाई डेंसिटी 2, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट हम लिखिए आयोनाइजेशन स्फीयर। तो देखो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट जो एक्वस मीडियम में आयोनाइज कर जाएगा उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। राइट डाउन इट इज पार्ट ऑफ a coordination compound it is part of a coordination compound which breaks into its ion
in aqueous medium. It is part of a coordination compound which breaks into its ions in aqueous medium. और दूसरा टर्म होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. हमने टर्म लिखे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. So it is part of a coordination compound. It is part of a coordination compound which retains its identity in aqueous medium. It is part of coordination compound which retains its identity in aqueous medium. It is part of a coordination compound which retains its identity in aqueous medium. एक्वस मीडियम में जो पार्ट अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, और जो आयंस में ब्रेक कर जाता है उसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं. ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल से समझाऊं. लेट्स से आई टेक AgNH3 होल ट्वाइस Cl. ये कॉम्प्लेक्स हमारा, इसको आपने एक्वस मीडियम में ऐड करा. एक्वस मीडियम में ये आयोनाइज होके बना AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, तो बिकॉज बड़े वाले ब्रैकेट पार्ट ने अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखी, प्लस Cl माइनस. AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, देखो जो मैंने लार्ज ब्रैकेट में लिखा है इसने अपनी आइडेंटिटी देखो रिटेन रखी हुई है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ. और जो दूसरा पार्ट है Cl माइनस वाला, ये आयोनाइजेशन स्फीयर हुआ. समझ आया? ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ. और ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर हुआ. समझ आई टेक्निक? तो जो पार्ट अपनी आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन में मेंटेन रख रहा है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो आइडेंटिटी मेंटेन नहीं रख पा रहा है, आयंस को ब्रेक कर जा रहा है, वो आयोनाइजेशन स्फीयर. अब देखो, अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इन जनरल समझें, अब आपको टर्मिनोलॉजी मैंने पूरी सिखा दी है. तो जैसे मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा K4FeCN6. देखिए आपको उसमें पूरी बात एक बार मैं समझा रहा हूँ. सो वी हैव मार्क्ड द कॉम्प्लेक्स K4FeCN6. उसमें देखो एक पार्ट तो ये है जो आयोनाइज होगा, दूसरा पार्ट देखिए ये वाला है जो अपना आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा, दिस वन. इसकी आइडेंटिटी एक्वा सॉल्यूशन में मेंटेन रहेगी. तीसरा पार्ट देखो ये Cn माइनस है जो आयंस की तरह ब्रेक कर जाएगा, मतलब जो लेन लोड पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तीसरा पार्ट देखो ये आयरन का है जो सेंट्रल मेटल एटम है. इसके बाद इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, तो ये 2 हो गया. यहाँ पे देखो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए हैं, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया. अब देखो सारे बातें एक एक करके लिखे देता हूँ आपके लिए. सबसे पहले जो K प्लस को मैंने येलो से मार्क किया हुआ है, ये हुआ आयोनाइजेशन स्फीयर. जो ग्रीन से मार्क किया है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये आयरन है, ये सेंट्रल मेटल एटम. शॉर्ट में इसको हम लोग CMA बोलते हैं. जो आयरन है दिस इज सेंट्रल मेटल एटम. इसके बाद देखो ऑरेंज से जो मैंने Cn मार्क किया है, ये इस कंपाउंड का लिगेंड है. जो मैंने यहाँ पे Cn वाला पार्ट लिखा है, दिस इज लिगेंड. उसके बाद ब्लू से देखो ये 6 नंबर जो दिखाई पड़ रहा है, ये हमारे लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया. और जो सेंट्रल मेटल एटम के लिए हमने ऑक्सीजन स्टेट लिखा 2,
ये आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर की तरह ट्रीट करेगा। ऐसे आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स को टैकल करना आना चाहिए। आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, समझ आई बात? तो यहाँ पे K4+ जो है वो आयनाइज हो जाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर। FeCN6 4 माइनस अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Cn- जो है वो लोन पे डोनेट कर रहा है लिगैंड। Fe2+ जो है वो लोन पर एक्सेप्ट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम। 6 Cn- लोन पे डोनेट कर रहा है तो 6 लोन पे डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। आयरन के ऊपर +2 ऑक्सीजन स्टेट है तो ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले पहचानना आना चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहाँ पे हम पहले सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, टिपिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं चैप्टर की। सो दैट वी हैव कंप्लीटेड टुडे। ओके।